is the invoice. Third is उसमें क्या है, e-waybill पक्का, and plus plus plus. तो similarly जब आप ओशन फ्रेट पर्टिकुलरली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सो यू नीड अ ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट. अगेन हर इसमें तो रेलवे में भी यही है, रोड में भी यही है, ट्रांसपोर्टर का एक डॉक्यूमेंट चाहिए. इन दिस केस द ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द बिल ऑफ लेडिंग. एक सेकंड, मैं पॉइंटर क्या है देख लेता हूँ थोड़ा. अच्छा, पॉइंटर का इधर ऑप्शन है क्या? annotations है. So bill of lading is the transporter वाला डॉक्यूमेंट जो LR बोलते थे वहां पर, लॉरी रिसीट. यहाँ पर थोड़ा बड़ा बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, BOL. ओके, BOL काफी नहीं बोलते, BOL इज लाइक नॉर्मली इतना नहीं बोलते हैं, BL बोलते हैं. बिल ऑफ लेडिंग को वो ऑफ को थोड़ा भूल जाते हैं, मतलब BL बोल जाते हैं. BL की बात होती है नॉर्मली मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर. ओके, so bill of lading is the primary transport document, and then the other document that you need is the commercial document, which is the commercial invoice. So यहाँ भी commercial invoice, same commercial invoice रहता है. Maybe because it's an export, it will need some additional details, but otherwise fundamentally it is the same. It is the commercial invoice. Okay, ये दो तो हो गया. Now बाकी documents क्या है? Bill of lading हो गया, commercial document हो गया. Now उसके साथ with the purchase order डिक्लेयर करना पड़ता है between buyer and seller. Why you are selling, who's buying, who's selling, is there a reason for you to send something? So purchase order की जरूरत पड़ जाते हैं. In the case of road and rail, आप purchase order का reference दिया तो भी काफी है. यहाँ पर purchase order is to be provided. Okay, certificate of origin. Origin is कौन सी country में कहाँ से वो माल बनी हुई है, उसकी सर्टिफिकेशन होगा. सो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट. इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इज अ yes and no. In some cases, some customers require an inspection certificate. In some cases, they don't. Excuse me for a moment, please. यार ये मेरा म्यूट कहाँ गया? So these are the documents that are typically required. प्लस माइनस होते हैं, बट आपको बिल ऑफ लेडिंग याद रखना है, कमर्शियल इनवॉइस याद रखना है, और परचेस ऑर्डर, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, ये सारे याद रखना है. एक मिनट में मेरा पुराना देख लेता हूँ एक बार. One more sheet. अच्छा, thank you. Okay. I was wondering what happened. क्योंकि क्या है कि मेरे जो कंटेंट है उसको थोड़ा पॉलिश करके आपके लोग डालते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लिस्ट कहाँ चला गया. तो एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी कॉपी देना पड़ता है, बिकॉज इफ यू हैव टू म्यूट अनम्यूट कर दिया ना. तो इफ आई हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग, आई हैव टू हैव एन एक्सपोर्ट लाइसेंस. इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट लाइसेंस होना पड़ता है. तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट लाइसेंस, जो लाइसेंस गवर्नमेंट से आपको मिला हुआ है, उसका कॉपी दिखाना पड़ता है. एंड ऑफ कोर्स उनके सिस्टम पे तो वो दिखेगा, बट यू हैव टू प्रोवाइड इट. एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन करके एक है. ऑल ऑफ दीज आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड देन बिल ऑफ एंट्री. ओके, सो बिल ऑफ एंट्री इज लाइक योर कॉमन डॉक्यूमेंट का. ये आपका ई-वे बिल हो गया, तो माल तो वहां पर पहुंच गया, फिर लेकिन उसको फॉर क्लियरिंग कस्टम्स एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, यू हैव टू फिल इन समथिंग कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एंट्री. ओके,
So उसको declaration of importer exporter of the exact nature, precise quantity and value of goods that are landed or are being shipped out. We will see each of these things. Packing list देना पड़ता है. Packing list में what is the kind of packaging, what is the kind of measurements, उसका weight क्या है, वो क्या पड़ा है उसके अंदर. Okay. तो इतने सारे information आपको देना पड़ रहा है. So fundamentally आप commercial invoice देंगे, purchase order होगा उसका, परचेस ऑर्डर का कमर्शियल इनवॉइस भी होगा, फिर बिल ऑफ लेडिंग आ जाएगा उसका, देन सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, अगर वो आपका कस्टमर मांगता है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट तब उसको प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं प्रोवाइड करेंगे. ओके. एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए आपको, और बिल ऑफ एंट्री, पैकिंग लिस्ट एंड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन. तो इन व्हेन इन रोड इट वाज अ सिंपल 2-3 डॉक्यूमेंट. ओके. यहाँ पर द नंबर ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स गो अप. आपका इनवॉइस रहता ही है, आपका LR इज इन दिस केस बिल ऑफ लेडिंग, वो BL रहता है. ओके. इन दोनों के ऊपर, ओके, दोनों के ऊपर इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग एन ई-वे बिल, इस पे क्या होता है, आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, आपका वो क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन देना पड़ता है, फिर उसका आपका शिपर्स एक्सपोर्ट लाइसेंस दिखाना पड़ता है, फिर आपका शिपर्स एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ता है. तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स एडिशनली देना पड़ता है इफ इट इज एन एक्सपोर्ट. अगर आप इफ यू आर मूविंग इट बाय सी और लेट अस से वाटर, इनलैंड वाटर वे में जा रही है, सो देन योर ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टिल रिमेन. आपको बिल ऑफ लेडिंग आएगा, बस उसके ऊपर से आपका कमर्शियल इनवॉइस आता है, और आपका वो दूसरा क्या है, ई-वे बिल आता है. देयर इज नो डिफरेंस, इट्स ऑल द सेम. बट व्हेन इट इज एन एक्सपोर्ट, then a lot of these things change. Why am I talking about water and domestic? Domestic बोला तो देश के अंदर ही जाता है. तो इस पे क्या है कि there is something called as a coastal shipping. Coastal shipping कहाँ होता है, आपका पूरा, if you look at the India map, आपका वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो आपका जो गुजरात के जो कोस्ट होते हैं, गुजरात के जो कोस्टल एरिया में मुंद्रा तक आपका पोर्ट आ जाता है. मुंद्रा, फिर उसके बाद में कांडला भी है, वो गल्फ ऑफ कंबट के अंदर, तो कांडला भी काफी बड़ा पोर्ट है. तो मुंद्रा, कांडला, फिर आपका मेन पोर्ट आ जाता है नवशेवा वहां पर. फिर आपका नीचे जाते जाते देयर आर कपल ऑफ पोर्ट्स, एंड देन गोवा आता है. फिर क्या, देन मैंगलोर है. मैंगलोर के बाद में आपको बीच में वो भी है, कारवार का भी है, बट दैट्स अ नेवल बेस रियली. Then you go to वो कहाँ पर, हाँ, मैंगलोर आता है. फिर केरला में आपका कोच्चिन पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट. फिर आप पूरा घूम के, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द शिप, या तो वो बीच में पाक स्ट्रेट के अंदर से आ जाएगी, या पूरा श्रीलंका को घूम के जाएगी. ट्यूटिकोरिन आता है. ट्यूटिकोरिन के बाद में चेन्नई टू कृष्णापट्टनम है. कृष्णापट्टनम के बाद आपका विशाखापट्टनम पोर्ट आ जाता है. फिर ऊपर आपका पारादीप है. पारादीप के बाद में आपको हुगली में, कलकत्ता का हुगली वाला वो वहां पर एक पोर्ट आ जाता है. तो इतने सारे पोर्ट आपका पूरा आपका है. हम यूज नहीं करते ज्यादा, क्योंकि क्या है कि हमारा मोस्टली इंटरनली रोड ट्रांसपोर्ट ऐसे घूम के चला जाता है या ट्रेन में चला जाता है, तो वी डोंट नीड द यूज फॉर कोस्टल ट्रांसपोर्ट. बट कभी कभी कोस्टल ट्रांसपोर्ट को, कोस्टल शिपिंग को यूज करने का जरूरत पड़ता है, एंड इट इज वेरी इकोनॉमिकल. But so if you are using coastal shipping for domestic movement, so domestic movement में you will give only again your bill of lading होगा, your invoice होगा, और उसके साथ में आपका ई-वे बिल वगैरह होगा. So nothing more. Whereas अगर आप यहाँ से मुंद्रा से कोलकाता, कोलकाता से मुंद्रा, ये वाली शिपिंग यूज नहीं कर रहे हो, it is going out of the country, फिर ये इतने 2 पेज में जो डॉक्यूमेंट दिखाया, उसमें से most of the documents will be applicable. ठीक है. कंफ्यूज हो गए कि समझ गए? सर एक बिल ऑफ एंट्री, सर एक बार बता दें. बिल ऑफ एंट्री के अंदर जाएंगे. बिल ऑफ एंट्री जो है आपका, we will go into most of these documents in a little more detail. Just wait, okay? I'll talk to you about it. ओवरऑल अगर बताऊं तो बिल ऑफ एंट्री आपका एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है. आप कोई मटेरियल इंडिया से बाहर भेज रहे हो या इंडिया के अंदर विदेश से ला रहे हो, जो भी हो, आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है इंडियन कस्टम्स को. और उसमें आपको क्लियरली ये बताना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल ला रहे हो, कितने मटेरियल ला रहे हो,
उसका वैल्यू क्या है, क्यों ला रहे हो, बाकी इतने सारे मतलब लंबा चौड़ा फॉर्म है वो, ठीक है। तो वी विल टेक अ लुक एट दैट फॉर्म, बट उसमें यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ डिटेल्स and you will then decide, and then the customs will decide if you are paying the right. मतलब अगर जा रहे तो that's a different story. If it is coming inside, अगर आप import कर रहे हो, फिर उसका customs duty लगता है, कौन कितने परसेंटेज ड्यूटी लगेगा, कौन सी HSN कोड के अंदर आएगा वो का, उसके हिसाब से what is the duty applicable. All those things will be decided by the customs, and आपका अगर सही declare कर रखे हो, CHA has given all the right details and he has guided you in the right manner and he has submitted the bill of entry in the right manner. So CHA will typically file the bill of entry with the customs. तो वो अगर सही हो गया, then bill of entry, the customs will just pass the bill of entry. आप ड्यूटी जितना भरना है वो कस्टम्स ने एक्सेप्ट कर दिया, फिर उतना ड्यूटी भर दिया, you got all that approval, then you go and take the material outside the port, उसको निकाल के ले आएंगे. We will talk about it थोड़ा detail in the next few minutes. सर वो जो ड्यूटी रहते वो फिक्स रहते कि नहीं रहता? Depending on the type of material, it will be fixed, right? आप अगर कंप्यूटर ले आ रहे हो तो अभी इस बजट के अंदर कंप्यूटर के लिए कितने परसेंटेज ड्यूटी उन्होंने लगवाए उस हिसाब से होगा. तो इस बजट में उन्होंने 10% की लगवाए तो आपका 10% लगेगी. अगले बजट में उस कंप्यूटर का ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी 12% के लिए, तो 1 अप्रैल से जो भी इंपोर्ट होती है तो उसको 12% का लग जाएगी. ओके सर, गॉट इट. बट इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, काइंड ऑफ मटेरियल. अगर आप रस्सी लेके आते हो या इफ यू आर ब्रिंगिंग सम वुड, ओके, तो हर चीज का डिफाइंड है व्हाट इज द ड्यूटी, बट इट वेरीज फ्रॉम बजट टू बजट, इफ एट ऑल इट वेरीज. तो बिल ऑफ लेडिंग, ओके, बिल ऑफ लेडिंग ये कौन बनाता है? वो शिपिंग लाइन या फ्राइट फॉरवर्डर बनाता है. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ, हम जब ट्रांसपोर्टर के पास जाते हैं, ट्रांसपोर्टर ने जो उनका अपना पर्ची देता है, which is the transfer of responsibility or ownership of the material, responsibility of the material, correctly speaking, from the seller to the transporter. तो आपका जब रोड पे किए we talked about lorry receipt LR, जब ट्रेन पे किए we talked about railway receipt which is RR. अभी अगर we are talking about sea or ocean whatever, उसपे bill of lading बोलते हैं उसको. So this is a bill of lading. Now fundamentally it says what is it, the purpose is the same purpose as LR or RR. It is to say this particular transporter or this particular freight forwarder has taken the material from the shipper to deliver it to the buyer, which is a consigner to consignee. Okay, कहाँ पर देना है, कितना मटेरियल, क्या मटेरियल है, कितना पैकेज है, कितना यूनिट लिया है उन्होंने, क्या डिटेल्स उसका क्या है, वो सब पूरा इधर लिखा हुआ है और उनका सील और साइन हो जाता है इसके अंदर. ओके, नाउ इसके अंदर additional things you will find, because it has to go with the packing list. In this case it has to go 100% of the packing list. Road transport में भी we would typically look for a packing list also, but then it is not a compulsion. यहाँ पर तो packing list आ ही जाता है. उनका BL का नंबर है इधर, bill of lading नंबर है इधर. Okay, who is to pay the shipping, what, these are things we will come to in a minute. Terms of sale क्या है, okay, and कितना BL है, because just like LR, मेरे पास, मैं शिपर हूँ, मेरे पास एक कॉपी होगा, जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास एक कॉपी होगा, और जो कंसाइनी है उनके पास एक कॉपी भेजा जाएगा. अगर कोई बैंक को भेजना है तो एक और कॉपी, मतलब यहाँ पर तो 3 कॉपी बनी, वहां पर 4 कॉपी 5 कॉपी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज. एंड इफ यू लुक एट इट हियर, ओके, फॉर रिलीज ऑफ शिपमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट. अगर आपको ये दिख रहा तो फॉर रिलीज ऑफ शिपमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट. इसको बंद कर देता हूँ, देखते कैसे चलता है. फॉर रिलीज ऑफ शिपमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट. इट इज अ कोई बैंक है, तो जब मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रही है, चाइना, ये शेंजन से जा रही है कोलंबिया, इट इज समवेयर इन साउथ अमेरिका. जानते हो कोई करेरा पोर्ट कोलंबिया? तो मटेरियल इज गोइंग फ्रॉम चाइना शेंजन सिटी टू कोलंबिया, एंड
वहां पर पहुंचने के बाद में they will contact the bank and the bank will confirm whether the material can be released or not depending on the payments made by the seller to the buyer and all of those things, okay, and whether the documentation is right, etc. The bank will also confirm, okay, which vessel it is going in. Now ship ko vessel bolte hain yahan par typically, so which vessel it is going in, and it is also giving the route or the voyage number. So it is a very comprehensive document. This is so obviously there are so many things out here which are being filled. जो ट्रांसपोर्टर, इधर कौन है ट्रांसपोर्टर? ट्रांसपोर्टर कौन होता है इधर शिपिंग में? कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरा शिपिंग के लिए ओशन फ्रेट में, सी फ्रेट में? जो गुड्स को सेल करता है वो कौन है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी और सेलर। उसको क्या बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू ओशन? उनको क्या बोलते हैं? एक कोई एजेंसी होता है जो पूरा, हाँ जी, फ्रेट फॉरवर्डर, करेक्ट, जो एजेंसी पूरा एंड टू एंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं शिपर हूं, मेरे गेट से आपके गेट तक मटेरियल को पूरा जो एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट करनी है, शिप में लोड करनी है, कस्टम्स क्लियर करनी है, इधर करना है, शिप में भेजना है, वहां पर अनलोड करना है, फिर कस्टम्स क्लियर करना है, फिर लोड करना है, कोई ट्रेन में, बस में, लारी में, कोई ट्रक में, वहां से जाके आपके यहाँ पर पहुंचाना है, कोई डैमेज के बिना, कोई डॉक्यूमेंटेशन इश्यू के बिना, कोई क्वालिटी इश्यू के बिना, ट्रांसपोर्टेशन इश्यू के बिना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है फ्रेट फॉरवर्डर। तो टिपिकली ये उनका बीएल हो जाता है, ओके। लेकिन ओशन में क्या होता है कि बीएल फ्राइट फॉरवर्डर बनाता है, फिर शिपर भी बनाता है, क्योंकि फ्राइट फॉरवर्डर सीएचए को हैंड ओवर करता है, सीएचए वहां से शिपर को हैंड ओवर करता है, जिनको इन्होंने अपॉइंट किए, फ्राइट फॉरवर्डर ने अपॉइंट किए, तो एक दो एक्स्ट्रा बिल ऑफ लेडिंग भी बन जाते हैं उस पर, ठीक है। बट इसका जो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इफ यू नोटिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन अर्लियर। हु इज द शिप कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, ओके, कहाँ से उठाना है, कहाँ डिलीवरी करना है, ओके, कौन सी पोर्ट है, वहां पर कौन सी पोर्ट है, यहाँ डिलीवरी कौन सी पोर्ट है, क्या है मटेरियल, उसका डिटेल्स क्या है, all of this information is given, so it is clear that at this point in time, okay, at this point in time 20th August year 2010 का है, that material has been taken, responsibility of the material has passed from the freight forwarder to the shipper, to the line, okay, that is what is the bill of lading doing, okay. तो बीएल जो होता है, बिल ऑफ लेडिंग, जैसे मैंने बताया था, ये बहुत सारे टाइप का बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो ये ओशन बिल ऑफ लेडिंग होता है, हाउस बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो फ्राइट फॉरवर्डर जब बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करता है, बीएल देता है, तो उसको हाउस बिल ऑफ लेडिंग, दैट इज द मेन बिल ऑफ लेडिंग, द मेन बीएल वो हो जाता है फ्राइट फॉरवर्डर जब देता है। जब वो शिपिंग लाइन है, जो शिपिंग लाइन बोला तो जो शिप, मतलब वो शिप को ओन करता है और शिप को मतलब वो चलाते हैं, उनका शिपिंग लाइन का जो होता है, दैट इज द ओशन लाइन। ये हाउस बिल ऑफ लेडिंग जो बोलते हैं, जो फ्राइट फॉरवर्डर इश्यू करता है, दैट इज गिवन बाय द फ्राइट फॉरवर्डर टू द कंसाइनर, टू द शिपर, ओके। वेयरएज द ओशन, मतलब वो जो ट्रक जब फ्राइट फॉरवर्डर ले जाता है, शिप में लोड करते हैं, तो शिपर जो देता है ओशन बिल ऑफ लेडिंग, दैट इज गिवन बाय द शिपिंग लाइन टू द फ्राइट फॉरवर्डर, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो, तो इट इज मोर एज ए सेड बिल ऑफ लेडिंग, एलआर, आरआर, ये क्या होते हैं? ये बस ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बोलता है कि मैं इस मटेरियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम से मैं अपने हाथ में ले लिया,
तो अगर आज ले लिया तो मैं साइन करके आपको एक पर्ची दे दिया, दिस बिल ऑफ लेडिंग, LR RR जो कुछ भी है वो आपको दे दिया, तो इसका मतलब है कि उसके आगे जिम्मेदारी मेरा है, उस मटेरियल को संभाल के रखना, उस मटेरियल को समय पे देना, उस मटेरियल को विदाउट एनी डैमेज पहुंचाना, विदाउट एनी शॉर्टेज पहुंचाना, वो पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर उसमें से ये चीजों में अगर कुछ कमी हो जाता है देन आई एम लायबल, मैं आपको पेनाल्टी पे करूंगा या जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं आपका कवर कर दूंगा। तो आपको बस इतना ही है कि याद रखना है कि ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक से दूसरे को पास ऑन करते हो। जब एक्सपोर्टर फ्राइट फॉरवर्डर को देता है तो वो हाउस BL बनाता है, जब फ्राइट फॉरवर्डर शिपिंग लाइन को देता है वो शिपिंग लाइन फ्राइट फॉरवर्डर को देता है कि मैं ले लिया भाई। तो अब कभी कभी ये हो जाता है कि अगर शिप में कुछ हो गया तो एक्सपोर्टर के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी होता है वो पूरा फ्राइट फॉरवर्डर की जिम्मेदारी है। लेकिन फ्राइट फॉरवर्डर को अपने तरफ से ही हैज टू आल्सो कंफर्म कि हाँ मैं आपको 2 तारीख को मटेरियल दे दिया, तो उसके लिए उन्होंने एक BL शिपिंग लाइन से भी लेके रखा है। तो जब कस्टमर को, जो शिपर को फ्राइट फॉरवर्डर विल टेक केयर, बट ही विल गो एंड टेक कंपनसेशन पॉसिबली फ्रॉम द शिपर। ठीक है, तो हाउस बिल ऑफ लेडिंग एंड ओशन बिल ऑफ लेडिंग। हाउस बिल ऑफ लेडिंग को ये ओरिजिनल BL भी बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम प्लेसेस, बॉम्बे में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, तो ऐसे कोई फर्क होता है। सो ओरिजिनल BL बोलते हैं, हाउस BL बोलते हैं, मोर और लेस द सेम थिंग, देयर इज नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस। These are वेबल्स। तो ये वेबल बना देते हैं so that you are able to hand over the वेबल to take the originals from original documents. So all of these things are different small things that ensuring that the responsibilities are passed from one to the other. Okay, read this slowly, peacefully, then you'll understand. But बस इतना याद रख लेना कि एक दूसरे को मटेरियल जब हैंड ओवर करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जब शिफ्ट होती है मटेरियल को, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जब मटेरियल जाती है तो वो 10 हाथों से इधर दूसरे हाथ पे पहुंच जाते हैं, मतलब ट्रांसफर करके करके जाता है। तो अगर एट अ पॉइंट इन टाइम आज 9:30 बजे या आज 10 बजे को सुबह उस मटेरियल किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर है, अगर वो आपको देखना है तो ये बिल ऑफ लेडिंग या LR या RR जो भी है आपको वो इंफॉर्मेशन दे देगा। सर, हाँ जी, सर इन द प्रीवियस स्लाइड सर, हाँ जी सर इन वे बिल सर, दिस इज व्हाट इज टेलेक्स टर्म सर? टेलेक्स इन्हें मैं निकाल देता हूँ, उसको निकाल देता हूँ। गलत है, गलत मतलब क्या है कि टेलेक्स का जो चीज होती थी वो टेलेक्स अभी है ही नहीं, वो इक्विपमेंट। टेलेक्स होता था, फिर फैक्स होता था। आज के जमाने में ये सारी चीजें नहीं होते हैं, तो आपने सही पकड़ा उसको। टेलेक्स को निकाल ही देते। टेलेक्स ऐसा चीज होता था, सी इट इज कनेक्ट, जस्ट फॉर यू टू नो, यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट। It's 2 typewriters, correctly speaking, 2 typewriters, okay, which are connected by the telephone wire. Okay. Typewriter देखे हुए हैं आप? यस सर। हाँ, तो अगर मेरे पास एक टाइपराइटर है, आप कहाँ से बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं अभी? सर राहुल। हाँ राहुल, कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से? ओह वाह, बहुत ठंड है क्या वहां पर अभी? है सर। कितने टेम्परेचर चल रहा है? सर -2। चलो यार, बहुत गर्म है। अभी यार छुट्टी पे गया, ऐसे घूमने गया कि वहीं रहते हो? सर घूमने गया हूँ सर। Very nice. This is the beauty of current life, na? You can go around, still join your classes, still do what you need to do. Brilliant. I'm so happy that you're enjoying your life also at the same time. Made sure you came to class. That's a good attitude. तो मेरे पास एक टाइपराइटर अगर हो और आपके पास श्रीनगर में एक टाइपराइटर है,
मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं एंड दीस आर टू कनेक्टेड विद द टेलीफोन लाइंस, आपका नंबर मुझे मालूम है तो उसको मैं पहले डायल करता था टर 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 करके, तो वो लाइन सेट होता है, फिर मैं इधर टाइप्स करना शुरू करता हूँ तो यहाँ टाइप होता है और वहां भी उसी टाइप पे द सेम थिंग विल बी टाइप्ड। ओके, तो पेपर रोल रहता है, उस पे टाइप होता जाता है, दिस मैसेज इज फॉर राहुल इन श्रीनगर व्हेन ही इज हॉलिडेइंग, प्लीज गो एंड सी दाल लेक एंड जंप इनटू द वाटर व्हेन इट इज -2 डिग्रीज, तो मैं लिखूंगा तो यू विल रिसीव दैट मैसेज। तो ऐसे होता था टेलेक्स। ओके, सो बट nowadays things have become so much more different, so the telex is a very, you got it right, I should take out all these things. My intent was to primarily talk to you about ocean bill of lading, house bill of lading, original BOL. So maybe what I will do is I will hide this part of the entire thing. इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, तो आई थिंक दीज 3 आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, उस पर फोकस करो। बट थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट, इसको नीचे जो है उसको हाइड कर देते हैं। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो रखा है उसमें रहता तो भी डोंट वरी अबाउट दिस। ओके ओके सर। अगर क्वेश्चन मैंने गलती से पूछ लिया तो मुझे याद करा दो, मैं उसका फुल मार्क, ठीक है? थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। बिल ऑफ एंट्री, तो somebody was asking me about bill of entry, right? Who asked me about bill of entry, my friend? Ajay, I think this bloody thing has 6 pages earlier. I'm not sure how many pages it has now because they keep revising all these things. But let me see if कितने 4 of 6 ना, हाँ 4 of 6 इधर दिख रहा है, 4 of 6. अभी I have shown you only 4 pages. There are 6 pages in this. पूरा रामायण महाभारत ग्रंथ पूरा लिखना पड़ता है इसके अंदर। Okay, I am not sure how clearly it is visible in your screen. If it was on PowerPoint, I could have expanded this. Is there a way? I can actually do it. Right. अभी दिख रहा है ठीक? So this could be the same. This could have changed by now. I think this I picked up 1 or 2 years back. I don't remember when I picked it up. Okay, ये पुरानी है, bill of entry date is 2020, तो लास्ट ईयर का है, तो द फॉर्मेट कैन बी प्लस माइनस कुछ चेंज हो गया होगा, डोंट वरी। फंडामेंटल समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आजकल क्या है कि नाम पहले लिखना पड़ता है या कुछ और लिखना पड़ता है पहले, तो कीप चेंजिंग, राइट? तो इसमें देयर इज bill of entry, first copy, there are so many things. Okay, I don't want to go into multiple situation thing, all these columns and rows and everything. I can't explain this to you, nor will you understand it. All of this will be very painful, but आपको ये समझना है कि what is the status, मतलब ये कहाँ से कौन सी first copy है, what mode is it? The bill of entry is the same for both air and मतलब any import for that matter. Okay, whether it is road, air, बस रोड से भी आ सकता है मटेरियल, एक इम्पोर्टेड मटेरियल आ सकता है कि नहीं? यस सर। कहाँ से आ सकता है? रोड से। पार्डन सर? नहीं आ सकता सर रोड से। इम्पोर्ट मटेरियल, इम्पोर्ट रोड से आ सकता है क्या इंडिया को? सर डिपेंड अपॉन कंट्री। करेक्ट, नेपाल से आ सकता है, पाकिस्तान से आ सकता है, भूटान से आ सकता है, एक्चुअली म्यांमार से भी आ सकता है, लेकिन रोड बहुत ही बुरा है वहां उस साइड पे, बट वैसे तो आ सकता है। चाइना से भी आ सकता है प्रैक्टिकली, यस, वी हैव बॉर्डर पोस्ट विद चाइना। इफ यू गो टू फर्स्ट लद्दाख से तो हो सकता है, लेकिन सिक्किम विक्किम में जाएंगे तो यू हैव बॉर्डर पोस्ट फॉर मटेरियल टू मूव फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड बैक, दोनों। तो रोड से भी आ सकता है। तो बिल ऑफ एंट्री इज द सेम फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज सी, एयर, रोड। रेल तो हमारा अभी इंटरनेशनल तो रेल एक्चुअली पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, दोनों का है का, मतलब वो नेपाल सिक्किम वगैरह में अभी तक ट्रेन नहीं है जो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करती है। तो एनीवे, सो पॉइंट इज इट्स द सेम। तो इट जस्ट टॉक्स अबाउट
whether it is the first copy, second copy, third copy, जितना भी copy है उसके हिसाब से वो बताता है mode of transport कैसे जा रही है या आ रही है, जो भी है. Okay, these are all God knows what they are. Okay, then country of origin क्या है, port of loading क्या है. इसमें country of origin is United States. अच्छा मेरे दोस्त का है क्या ये? Okay. हेलो सर. हाँ जी. सर अभी तो फिलहाल में सर इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन चल रही है सर, मधुबनी साइड से. यार एक सेकंड ना, सॉरी. सर ये क्या बता रहे हैं? एक सेकंड, सॉरी. Why is country not wrong? Okay. क्या बता रहे थे लखनऊ का? सर नेपाल का बता रहा था. इंडिया और नेपाल के बीच में तो ट्रेनें चलती हैं, वो पैसेंजर ट्रेनें तो देखा है. नेपाल जाती है क्या उधर से? हाँ, उधर सीतामढ़ी और अपना मधुबनी साइड से. वो गोरखपुर होके हो जा रही होगी. नहीं सर, बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है ना नेपाल. अच्छा बिहार वहां से. हाँ ओके. बिहार बॉर्डर से जाती है सर. ओके गुड. सो ट्रेन का भी हो सकता है कुछ सामान उधर से आ जाए. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पर दिस इज एक्सपोर्ट. अच्छा ऑरिजिन इज यूनाइटेड स्टेट्स. सो इंपोर्ट है तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन दिखाता है, कंट्री ऑफ कंसाइनमेंट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट कहाँ से हुए, पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या था, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या है. ओके. सो देन इंपोर्टर नेम एंड एड्रेस, कौन क्या नाम है, कौन इंपोर्ट कर रहा है इसका, राइट. देन इसका बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी. ओके. इसका एनसीसीडी ये डिजास्टर का है, क्या बोलते हैं उसको, एनसीसीडी. यस यार भूल गया मैं. NCCD, let us just check. NCCD was National something Customs Duty है, वो क्या है? NCCD Customs. नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंट ड्यूटी, मतलब वो डिजास्टर जो भी होता है, अभी अपना फ्लड होता है, ये होता है, उसके लिए थोड़ा एडिशनल ड्यूटी लगवा देते हैं. तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD लगता है, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगता है, उसके ऊपर से उनका NCCD है, SWS कुछ तो है, वो ADD और भी एक और ड्यूटी है. तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल, काउंटरवेलिंग ड्यूटी है एक और. तो ऐसे करते 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 वो पूरा ड्यूटी समरी है पूरा. फिर मैनिफेस्ट समरी, कौन सी डॉक्यूमेंट है, ये है वो है वगैरह. ओके. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस दैट आर रिक्वायर्ड. ओके. कब सबमिट हुआ है, का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, मतलब देयर इज सो मच ऑफ अदर इंफॉर्मेशन. कंटेनर डिटेल क्या है, कंटेनर कौन सी कंटेनर में आई. ओके. LCL है, FCL है. ओके. एंड क्या है, कंटेनर नंबर कौन सी. इनवॉइस एंड वैल्यूएशन डिटेल, ये क्या था इधर आपका पार्ट 1 था, बिल ऑफ एंट्री समरी था, ये समरी शीट था. दिस इज वैल्यूएशन डिटेल्स. इनवॉइस कौन सी है, कहाँ से कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, वैल्यू क्या है, कौन सी इनवॉइस, कौन सी परचेस ऑर्डर, ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल्स. ओके. कस्टम्स वाले तो इतने सारी चीजें मांगते ही हैं. तो ड्यूटी का और ब्रेकअप है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके हिसाब से क्या लगना है, लगना नहीं है. तो all of these things, I don't, honestly, if you ask me, do I know every one of these things? No, I also don't know every one of those things. These are things where the CHAs are the experts. Okay. The customs house agents, they are the experts along with the customs officials. They are the ones who are able to, they will be able to figure out what this is. All I know is that this bloody thing has to be filled up. और इसका पूरा जो डिटेल है, all necessary detail, because if you don't have such control and information required and all those things, वैसे इतना होते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है.
अगर ये सब नहीं होता है देन द लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस बहुत कुछ हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, so which is why all of this is absolutely required, filled, given to customs. Customs checks every one of these things, any additional details, etc. Now there are 2 more pages which I am not even showing. Okay, तो ये बिल ऑफ एंट्री होता है. तो आपको बीएल हो गया. ओके, आपका बीएल हुआ, बिल ऑफ लेडिंग. ओके, and then you have bill of entry. This is the customs document. तो ये सारे आपको, these are documents that need to be ready to provide to the customs, so and the invoice, so that you are able to ship the material out. export कर सकते हैं या import कर सकते हैं. अगर ocean freight करना है तो ये सारा चाहिए. अगर मतलब export पे या import पे. अगर import या export नहीं होता है then this fellow doesn't exist. और depending on the kind of port you are doing it from, अगर वो domestic port है, from one domestic to another domestic, कोई चिंता नहीं है. अगर वो इंटरनेशनल भी घूमता है तो फिर बी भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें नॉट अप्लीकेबल करके बहुत सारे चीजें आ जाएंगे. ओके, so are you understanding that there's something called as BL, something called as B, and what is BL, what is B, what is the purpose of BL, what is the purpose of bill of entry? Yes, sir. Okay, so road was easier, rail was also equally easy, but when it comes to exports, okay, when it comes to exports, because of the documentation it becomes a little more painful. But unfortunately international trade is not so easy. They kept it difficult, or they are wanting so much detail, because अगर वो नहीं होता है तो बहुत कुछ हो सकता है जिसको वो रोकना चाहते हैं. Right? Now there is one more element that you need to understand when it comes to especially ocean shipping and especially export. This is also used sometimes in road and rail also, but mostly it is used in shipping, which is export or import. Incoterms. Okay. Incoterms is drafted. Let me just take you this first. This International Chamber of Commerce had decided on this. That is why it is international INCO. Okay. International commerce wala terms hai ye. Okay. International commerce wala terms hai. This has been made by the International Chamber of Commerce. Now, this is a set of 3 letters, mostly a set of 3 letters, which gives everybody who's in the business an understanding of trade term kya hai between the buyer and the seller. Okay. Trade term meaning under what conditions are you selling to the other person. Seller what conditions में वो बेच रहा है, किसका पेमेंट कौन कर रहा है. That's the way it is. अगर आप दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, थोड़ा एक बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीदते हो या कुछ मैट्रेस खरीदते हो, वो बोलता है 10,000 की है, तो 10,000 की है बोला तो अच्छा 10,000 पे आप डिलीवर कर दोगे, पूछते कि नहीं है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, पूछते नहीं है, पूछते हो. तो फिर व्हाट डज ही टेल यू? अगर वो जवाब दे देता है या कुछ और पूछता है? डिलीवरी चार्जेस. कहाँ जाना है सर आपने? सही बताया, कहाँ डिलीवरी करना है. तो देन यू विल से सम प्लेस. तो बोलता है सर वो तो हम तो 3 किलोमीटर के अंदर तो हम डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन आपका जो डिलीवरी का जगह है वो 6 किलोमीटर है, तो उसके लिए तो आपको जैसे दूसरे ने बताया था डिलीवरी चार्जेस भरना पड़ेगा. राइट? तो जो रेट उन्होंने कोट किया 10,000 is something which is the value of the material. In some cases it is including delivery charges, in some cases it is not including delivery charges. चलो आप बोलते हैं कि यार मैं अभी दिल्ली में खरीद रहा हूँ, मुझे जयपुर भेज दो माल, मैं डिलीवरी चार्जेस दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन रास्ते में कुछ हो जाता है,
एक्सीडेंट हो गया गाड़ी की, वो मटेरियल जो भी है वो भी खराब होगी, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? हम बोल देंगे हाँ ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन बायर सेलर को पकड़ेगा या सेलर बोलेगा आपने अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, आपका है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दी स्मॉल थिंग्स। हम जब अपने लिए सामान खरीदने जाते हैं तो वी डोंट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कुछ हो जाता है तो ऐसे उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, मतलब बात करके आपस में सॉर्टिंग आउट हो जाता है। बट व्हेन यू आर डूइंग ट्रेड, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, and you are doing it for very large values, all these items things have to be sorted out, okay? तो उसमें क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस किसका है, ये बात होता है। इंश्योरेंस, अगर कुछ डैमेज हो गया, कुछ हो गया, इंश्योरेंस किसका है, ये भी बात होता है। कस्टम्स कौन क्लियर करेगा, आप क्लियर करोगे या मैं क्लियर करूंगा, वो होता है। सो देयर आर दीस little so, and when you look at international trade, अभी यहां पर क्या बात की है, हम यहां पर कुछ दुकान में कुछ खरीदा और वी सेड हाँ घर भेज दो, तो उसमें भी ये छोटा सा चीज लग जाता है। वो गाड़ी लेके आ जाता है घर पे, चलो एक फ्रिज आ गया, घर के सामने खड़ा कर देता है गाड़ी को। आपका घर है सेकेंड फ्लोर पे, तो फिर क्या बोलता है वो जो बंदा गाड़ी लेके, गाड़ी में सामान लेके आ गया, सर गेट पे उतार देगा। गेट पे उतार देगा, तो गेट पे वो एक बड़ा रेफ्रिजरेटर को उतार दिया तो आपका काम हो जाएगा? हाँ सर। तो फिर आप क्या बोलते हो? ऊपर तक पहुंचा दे। तो ऊपर तक पहुंचा दे भाई, बस ये आपस में बात होती है, सबका होती है, जैसे इट इज अ कॉमन थिंग दैट इज हैपनिंग। अगर ऊपर तक पहुंचाना है तो उसको क्या बोलता है वो बंदा? फिर इंस्टॉलेशन भी होता है, इंस्टॉलेशन लगता है। तो जो ऊपर तक पहुंचाने की बात कर देंगे पहले, इंस्टॉलेशन के पहले, तो ऊपर पहुंचाने के लिए वो क्या बोलता है बंदा जो लाया है? सर मैं इसके और पैसे लूंगा। उसके लिए अलग से पैसा लूंगा, या उसके लिए मुझे और मतलब मैं अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए आदमी चाहिए मुझे। दिस इज नॉर्मल नॉनसेंस दैट हैपेंस एंड वी ऑल नो इट। लेकिन जब खरीदते हैं मटेरियल तब ये सब डिस्कशन नहीं होता है, जब हम क्या है कि चलते चलते उसको डील करते जाते हैं। हम बिना बता के वो लाके अपने आप रख के चला गया तो ठीक है, मैं क्यों उसको पूछूं? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये पहले से चिक चिक नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू क्लोज इट राइट एट द बिगिनिंग, मैं 10,000 दूंगा, मेरे घर पे जहां पर बिठाना है वहां पर बिठा के प्लग में चढ़ा के चला जाओ। अगर बिजनेस करना है तो करो, ना करना है तो मत करो। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो ट्रेड टर्म्स जो होता है ना, बायर जो आप हो और सेलर जो दुकानदार है, तो टर्म्स जो है वो नेगोशिएशन में टर्म्स पक्का हो जाता है। लेकिन इस पे क्या है कि कभी कभी क्या है कि डिलीवरी पेड वो इनवॉइस में अलग से लिख देता है, डिलीवरी 300 रुपीज पेड, राइट? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग, आप खुद करते हो when you're doing it professionally, when you're doing it internationally maybe, okay? And when you're doing long distances, when you're doing with large value, now some of these things have to be absolutely made clear. तो जब ऑर्डर रिलीज होता है तो उसको इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कॉमर्स टर्म्स बोलते हैं, इनको टर्म्स। सो लेट अस सी व्हाट दे आर। एंड ग्लोबल है ये मतलब इट इज नॉट लाइक राहुल का कुछ है, शहाब का कुछ है, मेरा कुछ है ना, सबका एक ही है ग्लोबली। अभी 1 मिनट इसको देख लो आप, अगर थोड़ा कम दिख रहा तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा। सॉरी ये टाइटल गलत है, इसको चेंज करना है। इस टेबल को जरा सा देख लो एंड सी व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। A very good table and in a very simple way makes you understand
It's one of the best simple tables that I've ever found on this matter. नहीं तो सब लोग ऐसे बोलते जाते हैं, but this is very very simple. And of course, भाई लोग, everything is available online. So it's not that मैंने कुछ invent करके डाल रखा हूँ. So it is available online. But what am I doing? I'm just explaining this to you to make you understand better. And what you need to do is you need to ask me questions to understand. If I am not explaining it clearly, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो please ask questions and understand better. नहीं तो सारे जो चीजें, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सारे आपके ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो क्या समझ आया? कोई बता सकते हैं इसमें से? सर इस आपको तो टेबल में मेंशन है हाँ, कि बोलो. चार्जेस किसको बेयर करने होंगे. सही है, तो एक कोई एग्जांपल लेके बता सकते हो? मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आपको तंग नहीं करना चाहता हूं. आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू आल्सो लुक एट इट, थिंक एंड ट्राई टू. आपके फ्रेंड्स विल आल्सो, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज़ दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. Original terminal holding on charging. Eligible. I can't hear. Are you telling me or are you telling somebody near you? सर ये जो एक्सपोर्ट पैकेजिंग है ना, हाँ. वो सेलर को पे करना पड़ेगा चार्जेस. हाँ. फिर ये जो लीडिंग चार्जेस है वो बायर पे करेंगे. जैसे अगर मैं सेलर हूँ तो मैं पे करूंगा ये आपका एक्सपोर्ट पैकेजिंग, और अगर लीडिंग चार्जेस अगर आप बायर हो तो आप पे करोगे, इंक्लूडिंग आ जाएगा आपके में. तो एक्स वर्क, हाँ, एक्स वर्क प्लेसर बायर करेगा, एफसीए सेलर करेगा, एफएस सेलर करेगा. तो इस पे जस्ट लुक एट दिस होल थिंग. एक तरफ आपका सेलर है, दूसरे एंड पे आपका बायर है. ठीक है, नाउ आपका these two are the extremes. EXW, ये DDP. ओके, X वर्क्स बोले तो कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कोई जो भी है. ठीक है, X वर्क्स है, और आपका ये DDP हो गया. DDP इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड. X वर्क्स में क्या है, जो सेलर है वो माल बना के उन्होंने रख दिया वहां पर. ओके, रेडी रख दिया पैकिंग करके. उसके बाद में जो कुछ भी होना है, वहां से उठा के ट्रक में रखना है, वहां से वो ट्रक लेके वो पोर्ट पे जाएगा, वो फ्राइट फॉरवर्डर उसको एम्प्लॉय करके उसको CHA को देगा, CHA वहां ड्यूटी भरेगा, बिल ऑफ एंट्री बनाएगा उसको ड्यूटी भी भरेगा. फिर शिप में लोड करेंगे, कैरियर का वो शिप का कॉस्ट देना है, इंश्योरेंस करना है, और वहां पर डेस्टिनेशन में बायर का जो लोकेशन है वहां पर जितना भी डेस्टिनेशन का है सब कुछ ये पूरा बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. बायर कर देगा, वो अरेंज कर लेगा पूरा. ये एक्स वर्क्स है. ये सबसे सेलर के हिसाब से ये सबसे आसान सिंपल काम है. आई एम डन. मैं माल बनाया, रख दिया, उसके बाद में जब उठाओगे उसको ले जाना, करना, जो कुछ करना है आपका जिम्मेदारी, बायर का. ये डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, राइट. ये डिलीवर्ड एट प्लेस, अनलोडेड, जो भी है, राइट. यहां पर क्या है कि पूरा सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. पैकिंग करना, भेजना, शिप में डालना, एक्सपोर्ट भरना, ये करना, वो करना, कुछ भी जो कुछ भी है वहां पर उस एंड पे उसका ड्यूटी भरना बस बायर का काम था. और ये DDP में, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में भी क्या है कि बायर का कोई भी काम नहीं है, अनलोडिंग अपने यहां पर करना है बस, बाकी सारे सब कुछ सेलर का, राइट. तो ऑल दीज थिंग्स, एक्स वर्क्स, EXW. तो आप अगर इफ यू रिमेम्बर, आप अपना बिल ऑफ लेडिंग में अगर इधर देखे, ये बिल ऑफ लेडिंग दिख रहा है आपको? Yes, sir. बिल ऑफ लेडिंग में आप अगर देखे तो इधर टर्म्स ऑफ सेल, इसमें क्या लिखा है? Sir, FOB. FOB. So let us go and see what FOB is.
स्क्रीन दिख रहा है टेबल वाली? The free on board. फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड एट पोर्ट मतलब क्या हो गया? सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक आता है? शिप के अंदर बिठाने तक। ओके, फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं, फ्रेट ऑन बोर्ड भी बोलते हैं, जो दोनों। ओके, तो व्हिटएवर वे इट इज, तो एक्सपोर्ट पैकेजिंग करना सेलर का काम है। अपने यहाँ से ट्रक में लोड करके उसको ले जाओ पोर्ट पे, वहां पर मतलब फ्रेट मतलब वो कस्टम्स क्लियर करेगा, वो सब हो जाएगा। टर्मिनल चार्जेस, वो जो टर्मिनल के बारे में बात किए थे, टर्मिनल चार्ज भरेगा। और कैरेज इधर का मतलब क्या है? कैरेज इधर है, कौन सी शिप है? अब वी आर टॉकिंग शिप, शिप में लोड करेंगे। जब तक शिप में जाके वो बैठ जाता है तब तक इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफओबी। तो वो वाली जो बिल ऑफ लेडिंग आप देखिए, वो वाली कंसाइनमेंट जो था, there the seller is, so the terms of trade is FOB. FOB मतलब मैं आपका शिप के ऊपर बिठा दिया। ओके, बाकी शिप का जो, शिप के लिए जो पैसा भरना आपका काम है, इंश्योरेंस भरना आपका काम है। नेगोशिएबल लिखा हुआ है लेकिन मोस्टली उनका अपना, उनका काम हो जाता है। डेस्टिनेशन में जो कुछ भी करना है आपका काम है, तो वो पूरा बायर का है। तो another popular thing that happens, another, see popular अगर बोलो तो what are the things that happen? एक्स वर्क्स मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड में बोल रहा हूँ, टिपिकली क्या है कि कैसे लेते हैं? एक्स वर्क्स ले लेते हैं या डीडीपी ले लेते हैं। मतलब पूरा सेलर का काम है, बायर बस मेरे पास मेरे अपने यहाँ पर अनलोड करूंगा। फ्रिज मेरे गेट पे आ गया, चलो मेरे पास आदमी है, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे है, तो मैं अपने आदमी बिठा के मैं अनलोड गाड़ी से कर लूंगा। लेकिन पहुंचाना मेरे गेट तक आपका काम है, सेलर का काम है। वो डीडीपी बन गया। एक्सओएक्स में क्या है कि वो दुकानदार फ्रिज अपना पैकिंग करके रखा है, तो उसको बोलता है यार छोड़ दे, मेरे पास इतना, मैं अब खुद लॉजिस्टिक कंपनी चलाता हूँ, मैं अपना गाड़ी भेज दूंगा, आदमी भेज दूंगा, मैं उठा के ले जाऊंगा, जो कुछ भी करना है चेक पोस्ट में जो टैक्स भरना है, जो करना है वो करके मैं अपने घर ले जाऊंगा, वहां पर रख लूंगा अपना जहां रखना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तो एक्सवर्क्स एक पॉपुलर ऑप्शन है, डीडीपी एक पॉपुलर ऑप्शन है, एफओबी एक पॉपुलर ऑप्शन है। ओके, जहां तक आप यार पोर्ट वहां पर पहुंचा दो, वहां से मैं संभालूंगा, वो शिप से मेरा काम है। एक और पॉपुलर ऑप्शन जो होता है ये सीआईएफ होता है। सीआईएफ कौन सा है? आप शिप में बिठा दो, उसका इंश्योरेंस भी भर दो, और उसका जितना भी कैरियर चार्ज, मतलब वो शिप का जितना भी वो पेमेंट करना है टिकट की, तो वो पेमेंट आप कर दो। जब वहां पर पहुंचता है, आप इधर मुंबई से न्यूयॉर्क भेज रहे हो, तो शिप पे बिठा के न्यूयॉर्क तक का टिकट खरीद के वो पूरा दे दो। जब न्यूयॉर्क शिप पहुंचती है, वहां से मेरा जिम्मेदारी शुरू होती है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स देयर, दैट इज सीआईएफ। तो कैरेज एंड इंश्योरेंस, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट लिखा है, कैरेज एंड इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी बोल देते हैं। कैरेज मतलब कैरिंग चार्जेस जो है, कैरेज, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो ये सीआईएफ है। सो दीस आर ऑल। अगर आप इंश्योरेंस इंटरव्यू में भी जाते हैं तब भी क्या होता है कि समबडी कैन आस्क यू, अच्छा इनको टर्म्स मतलब क्या है, एक दो एग्जांपल बता दो। ये पूरा इसका सॉर्ट आउट करके हर ये एफएएस क्या होता है, सीआईपी क्या होता है, ओके सॉरी मैं गलत बोल दिया, कॉस्ट एंड सीआईएफ एंड सीआईपी, ओके थोड़ा फर्क है। सीआईएफ इज फ्रेट, पोर्ट तक है, सीआईपी इज अप टू द प्लेस, जहां तक वो डेस्टिनेशन टर्मिनल, तो थोड़ा स्मॉल डिफरेंस है। सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन द इंटरव्यू, बस आप एक दो एक्सवर्क्स का, एफओबी का, सीआईएफ का, डीडीपी का एक तो याद रख लो, तो यू विल आल्सो बी एबल टू, जब आप बात करते हो सी शिपमेंट में क्या क्या होता है, तो आप बोल सकते थे सर इनको टर्म्स देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो जो इंटरव्यू वाले जो सुनते हैं ना, तब मैं अगर मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा हूं, तो व्हेन आई एम हियरिंग दैट आई नो दैट अच्छा यार इसका तो एटलीस्ट फंडामेंटल्स मालूम है। अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसके लिए थोड़ा आदमी ढूंढ रहा हूँ, देन आई नो दैट जो बंदा मेरे सामने बैठे बात कर रहा है, तो ही अंडरस्टैंड्स ये चीजें होते हैं। उसे एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट एटलीस्ट ही नोज दैट ही हैज टू लुक आउट फॉर दीज थिंग्स, तो पॉजिटिव बन जाता है इंटरव्यू। ओके तो आई विल नॉट गो इनटू एवरी सिंगल वन ऑफ दिस, बट इनको टर्म्स समझ रहे हो आप? इंटरनेशनल कॉमर्स टर्म्स
ओके, उसमें इस देयर आर दीज 3 लेटर्स, हर इसका 3-3 लेटर का है, इसका एक एवरी वन ऑफ देम हैज अ अलग मीनिंग इसका, ठीक है, और उसका जो मीनिंग्स है यू कैन क्लियरली सी देम हियर. एनी क्वेश्चंस एट दिस स्टेज? इतना क्लियर है कि कुछ भी क्लियर नहीं है? क्लियर है सर. क्लियर है, वेरी गुड. I only hope when I ask you the questions in the test, आप सही बताएंगे. Anything else that I want to say here? तो XWorks, किस टाइप की कंपनी XWorks मांगेगी? किस टाइप की कंपनी, कोई कंपनी का एग्जांपल बता दो जो एक्सपोर्टर है, सेलर है, उनसे XWorks दे दो, मैं संभालूंगा. यार मुझे खरीदना है तो उसको करने दो ना पूरा, वहां ये झंझट क्यों मुझे लेना है? लेकिन काफी कंपनियां ऐसे है जो XWorks को लेते हैं, ऐसे क्यों लेंगे? कोई एग्जांपल लो या कोई कॉन्सेप्ट बता दो. सर सर ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, व्हाई? सर शोरूम से लेके अनलोडिंग चार्जेस सर उसमें सारे रिस्क ज्यादा होगा सर, और बायर को बायर बियर जो करने होगा होते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी. भैया ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा उसके हिसाब से सोचो ना. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात हो रही है. ओके सर. किसी के पास एप्पल फोन है? एप्पल का फोन रखे हुए कोई? किसी के पास भी नहीं है? नो सर. अरे सरप्राइजिंग ग्रुप, मेरे पास भी नहीं है. डोंट वरी, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन एप्पल का तो जानते ही हो ना लोग. यस सर. तो जब वो नया फोन लॉन्च करते हैं तो उस टाइम पे जो बायर्स जो होते हैं, मतलब कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जैसे हम हैं, उसका तो क्रेज कितना होता है? क्रेज तो वेरी हाई बहुत, सर. वेरी वेरी हाई. मतलब लंबा, मतलब अमेरिका से एक फोटो आ जाएगी कि एप्पल स्टोर के बाहर 2 दिन पहले से कैंपिंग कर रहे हैं, वहीं पर खाना पीना सब कुछ सत्यानाश कर रहे हैं वहां पर, मतलब इतना लंबा लाइन, राइट? ये सब आ जाता है. तो जब वो लॉन्च करते हैं नया प्रोडक्ट कोई भी, आई एम जस्ट टेकिंग एप्पल एग्जांपल्स, आपको सब या मतलब समझ आएगी. देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स, ओके, वी कैन टॉक अबाउट इट. हम नोकिया में करते थे, ऐसे करते थे जब हम बहुत बड़े थे. तो फोन्स जो आता है मेरा, वो इधर उधर से आता है, मतलब देयर आर डिफरेंट लोकेशंस वेयर में मैन्युफैक्चरिंग इज देयर. फोन कहीं से बन के आता है मेरा, उसका जो एयरपॉड जो है वो कहीं से बन के आता है, दूसरे फैक्ट्री से, दूसरे मतलब वो प्रोडक्ट ही, मतलब एप्पल का खुद का कोई फैक्ट्री नहीं है. ये पता है आपको? जानते हो कि नहीं है? एप्पल का खुद का अपना कोई भी एक भी फैक्ट्री नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. ओके, एवरीथिंग, उनका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. क्या नाम है वो ना, फॉक्सकॉन है, देन देयर इज वन अदर कंपनी, Westron, so many different companies are there, okay, which are making the products for Apple. Apple says how to make it, डिजाइन देते हैं, सब कुछ देते हैं, बनाने का तरीका बोलते हैं, और क्वालिटी का जो कैसे क्या क्या चेक करने, वो सब they put all the manufacturing systems in place. उनका अपना आदमी रहता है वहां पर to make sure that this is all being adhered to. आदमी मतलब not one, many, okay, but उनका अपना फैक्ट्री नहीं है. तो उनका सामान क्या है कि कोई फैक्ट्री से फोन आएगी, कोई फैक्ट्री से एयरपोर्ट आएगी, दूसरे मॉडल वाली
फोन दूसरी जगह से आएगी, मतलब वो छोटा फोन वो एप्पल 13 होता तो 13 का चेंज का इधर से आएगी, साढ़े चेंज का उधर से आएगी, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। एयरपोर्ट किसी से आएगी, एंड वो कितने लाते हैं वो वहां से, अगर यूएस का चलो चाइना से बन के आती है, ताइवान से बन के जाती है, तो वो अगर वहां ले जाते हैं, यूएस ले जाते हैं, वो पता है कितने ले जाते हैं, तो वो कुछ लॉन्च के टाइम पे तो कोई हिसाब ही नहीं है, ये तो मतलब करोड़ों का ले जाते हैं, और बाद में भी क्या है कि हर महीना उनका 30 लाख 40 लाख की इतना फोन बिकता रहता है। ओके, सो दिस सिचुएशन उनका क्या है कि को कोई शिपिंग लाइन से किसी से बात करे, वो एक नेगोशिएट कर सकता है कि इतना कुछ लेवल तक। जब एप्पल बन के वो एप्पल जाके नेगोशिएट करता है लाइन के साथ, क्या शिपिंग लाइन के साथ में, फ्रेट फॉरवर्डर के साथ में, जब सप्लायर करता है वो अपना जो 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, उसके हिसाब से बात करेगा। जब एप्पल बात करता है वो करोड़ों के नंबर से बात करता है, वो बोलता है मेरा पूरा चाइना से इतना माल आता है, इसका आप क्या रेट दे सकते हो। जैसे नंबर बढ़ता है, जैसे ज्यादा है, उसका नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जहां से यहाँ जो एक्सपोर्ट पैकेजिंग, ये जो मैन्युफैक्चरर है वहां का वो उसका उनका हो गया, वहां से इनका अपना जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक लाने के लिए जितना भी कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जब एप्पल जैसे कंपनी पूरा अपना इकट्ठा करके जब नेगोशिएट करता है कोई फ्रेट फॉरवर्डर से, लाइन से, ऐसे लोगों से, तो द रेट दे आर एबल टू गेट इज वेरी 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 लो। दे आर एबल टू नेगोशिएट अ वेरी गुड नंबर। ओके, तो क्या करते हैं फिर, बोलते हैं कि चलो, तो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज, ह्यूज एडवांटेज। तो देन दे से आप लोग मत करो, हम कर लेंगे, अपना लाभ में लगवा देंगे। और वो भी क्या है कि जो बेचारा है, फ्रेट फॉरवर्डर है, लाइन है, जो भी है, एप्पल का बिजनेस बोला तो उसका तो इतना नहीं होता है, वो उसका मतलब 50% 80% का बिजनेस इतना ये एप्पल का ही हो जाता है। तो एप्पल जो भी बोलता है वो करता रहता है, उठो उठता है, बैठो बैठता है, दौड़ो दौड़ता है, व्हाटएवर ना। तो एप्पल का इतना कंट्रोल हो जाता है। ऐसे हमारा भी था, नोकिया जब था वो तब उस टाइम पे था, हम भी ऐसे करते थे। कोई भी ऐसे कंपनी होता है, आप कार के एग्जाम्पल लिए थे, जब कोई कार का है, कोई कार का इंपोर्ट होता है, मोस्टली क्या है कि कार कंपनी से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत कम है, तो एक ही जगह अपने ही जगह से आ जाता है, तो इनका कंट्रोल ज्यादा रहता है वैसे ही। तो एग्जाम्पल वो सही नहीं रहता है, बट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कार कंपनी इंपोर्टिंग पार्ट्स, अगर हमारा यहाँ पर कार कंपनी है, वो चाइना से काफी पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो पूरा एक एक सप्लायर अलग अलग नेगोशिएट करने से एक कार कंपनी पूरा अपना जो चाइना से इंपोर्ट करता है उसको पूरा इकट्ठा करके पूरा एक लोड दे देता है, इतना है मेरा लोड, इसका आप मुझे रेट दे दो, तो उनका रेट बेटर रेट मिल जाता है, राइट। सो दोस काइंड ऑफ कंपनीज विल गो फॉर एक्सपोर्ट्स। ऑन द अदर हैंड, तो जो दूसरा कंपनी है जो इंडिया में, चलो अपना ये ले लो कि फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये लावा होता था, क्या बोलते हैं उसको, और अपना माइक्रोमैक्स सर, माइक्रोमैक्स होते थे, उनका कैपेसिटी ऑफ उनका इंपोर्ट नंबर्स कम थे। वो शायद लेट अस से वो एग्जाम्पल के लिए वो फॉक्सकॉन से मटेरियल मंगवा देते थे। फॉक्सकॉन क्या करता है, एप्पल को भी बेचता है, इसको भी बेचता है, क्या है, अपना लावा को देता है, वो दूसरे को देता है, इसको देता है, उसको देता है। तो उसको ओवरऑल उस अगर माइक्रोमैक्स या लावा के हिसाब से देखो तो फॉक्सकॉन जो सप्लायर है उसका जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो जो सेलर है उसका जो होल्ड है लॉजिस्टिक्स के ऊपर वो बेटर है। इन दैट सिचुएशन दिस गाय सेज यू सेल इट, यू से टेक केयर ऑफ इट। There's another situation also where अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो फ्रेजाइल मटेरियल है, शीशा है समझो, मैं बस उसको उठा के अपने दुकान में रख के बेचने वाला हूं,
तो मैं इसका पूरा मतलब वहां से यहाँ आते तक बात, इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डेंजर, फ्रेजाइल है, टूट जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो मैं सेलर को बोल देता हूँ, भाई जो करना है कर, तू मेरे यहाँ पर पहुंचा दे, मैं रेट तो दूंगा, उसके ऊपर मैं पैसे लगवा के आई विल मेक माई प्रॉफिट, वो तो ठीक है, लेकिन जहां तक मेरे यहाँ पहुंचता है, टिल देन आई डोंट हैव एनी मोर रिस्क ना। तो इन दैट केस ऑल्सो आई विल टेक अ डीडीपी और डीडीयू और जो भी है। तो डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, कंपनीज गो फॉर एक्स वर्क्स, डीडीपी, एफओबी, मतलब ये बीच में जो भी है, डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस, किसका क्या, कहां पर उनका होल्ड ज्यादा है, बेटर है, कहां पर उनका नेगोशिएशन कैपेबिलिटी या उनका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर। कभी कभी वो बोल देता है, सेलर बोल देता है इंडिया से उसको मटेरियल भेजना है, कहां पर, अर्जेंटीना भेजना है, और बस ये सेलर बोलता है, बॉस देखो अर्जेंटीना में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, आप ही हमारा कनेक्शन है। तो मैं उसको शिप में बिठा देता हूँ, अर्जेंटीना में तो आप तो बड़ा आदमी हो, तो आप जो करना है कर लो। तो मैं भी क्या बोलूंगा, अरे यार ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इफ यू डू इट, इट मे नॉट वर्क आउट राइट, आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन इन अर्जेंटीना, मैं कर लेता हूँ, तो बस गाड़ी में बिठा दो माल शिप के ऊपर, मैं संभाल लूंगा उसके बाद में। सो देन इट बिकम्स एन एफओबी और एट बेस्ट अ सीआईएफ हो जाता है, राइट? So it depends on that negotiation, discussion, understanding, and the capability of each of them, seller and buyer, and these Incoterms, international commerce terms, are decided. Okay. तो बाइंग प्राइस इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। Let us see what. Okay. So let us go to some fun topics now. अब तक ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, इनको टर्म्स देख लिया, अभी वो हो गया, काफी कंफ्यूज हो गया ना, या अच्छी तरफ से बुरी तरफ से क्या है? नो सर। हाँ चलो, थोड़ा बहुत तो आवाज आ गया। अच्छा यार, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा आज ये काम कर लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत कम है लोग, थोड़ा इसका मेरा भी वो कहाँ चला गया। Hello. एक मिनट, Sorry, sir, I am interrupted. नो प्रॉब्लम, मैंने आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ सही नहीं आ रहा था।
अभी हो गया है वो, No problem. ठीक है। ये कहाँ है? Okay. So let us go back. Okay. So we are screen दिख रहा है ना, dead weight tonnage, DWT. Yes. Let us look at understand how the ships are classified. We have seen trucks and trains, how they are. Now let us take a quick look at ships. तो ships capacity का बोलते हैं कि डेड वेट टनेज। कोई शिप होता है तो उसको कितना बड़ा है कैसे बोलते हैं? वो लंबा है, कोई शिप काफी लंबा होता है, कोई शिप काफी चौड़ा होता है, कोई हाइट ज्यादा होता है, तो कैसे उसको बोलते हैं? तो कितना कैरी कर सकता है उसका डेड वेट टनेज बोलते हैं, DWT। ओके। कार्गो बोला तो क्या है कि जो मटेरियल ले जाता है, दैट इज कार्गो, राइट? फ्यूल, वाटर, फूड, क्रू एंड प्रोविजंस। जो शिप का वेट है उसको नहीं इंक्लूड करते हैं। उसको डेड वेट टनेज के अंदर जितना वो पेलोड, जितना वो मटेरियल उठा के ले जा सकता है, उसको बोलते हैं। तो प्राइमरली कार्गो, फ्यूल, वाटर जो कुछ भी है वो उसके अंदर आ जाता है। ओके। सो दैट इज द डेड वेट टनेज ऑफ अ शिप। तो अगर कोई शिप का बात करे तो वो बोलता है कि DWT कितना है, वो इतने 1000 टन है, उतने 1000 टन है, ये हो जाता है उनके बाद। तो व्हेन वी सॉ टर्मिनल्स, पोर्ट के अंदर टर्मिनल के बारे में बात किए थे, तो वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टर्मिनल्स एंड उसके साथ साथ में शिप के बारे में भी बता रहा था। ये जो तस्वीरें हैं, दीज आर नॉट, आई एम समथिंग आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट, बट जो भी है ले लो। तो कंटेनर शिप है जो इसके ऊपर कंटेनर बिठाया जा सकता है। तस्वीरें हैं कि नहीं है? नहीं है। I don't know why they want to put these things. We put the actual pictures, it's easier to see and understand. Bulk carrier जो होता है, we have seen solid bulk and liquid bulk. Solid bulk is primarily, not liquid bulk, sorry. Solid bulk आपका coal, iron ore वगैरह होता है, वो जो ship उसको ले जाता है उसको solid bulk बोलते हैं। टैंकर जो है, टैंकर क्या ले जाता है? Fuel, sir. क्या? फ्यूल सर, फ्यूल, ऑयल, ऐसे बोलो, ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल मोस्टली। ओके, वो ले जाता है टैंकर। पैसेंजर शिप, हम उसके बारे में बात किए थे। तो इनका इफ यू रिमेम्बर, अलग अलग कंटेनर टर्मिनल होता था, बल्क टर्मिनल होता था। टैंकर शिप के लिए वो ऑयल एंड वो वाली टर्मिनल होती थी, और पैसेंजर शिप्स के लिए वो क्रूज लाइनर वगैरह, उसका अलग टर्मिनल था। नेवल शिप्स, ये नेवल शिप्स जो है वो आपको मालूम है वो मिलिट्री का है। सो दीस हैव सेपरेट पोर्ट देमसेल्व्स, वो टर्मिनल अलग से नहीं होता है, वो तो अलग अलग नेवल पोर्ट हो जाता है। ऑफशोर शिप्स, ये जो होता है ऑफशोर शिप्स जो है वो आपके जो ऑयल का काम होते हैं काफी जगह पे, जो मिडल ऑफ द सी में उनका एक ऑयल रिग रहता है जहां से ड्रिलिंग विलिंग होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक टाइप का शिप होता है जिसपे थोड़ा बहुत ऑयल लेके वो ले जाता है, उसको क्रू ले जाता है, मेंटेनेंस करता है, वो सब करते हैं ऑफशोर शिप्स। एंड स्पेशल पर्पस शिप्स, स्पेशल पर्पस शिप्स क्या होते हैं कि वो फायर फाइटिंग शिप्स होते हैं, या आपके जो टग बोट्स होते हैं जो दूसरे शिप जो रुकी हुई है उसको टो करके जाने के लिए या उसको पोर्ट में बिठाने के लिए, दोज काइंड ऑफ शिप्स आर देयर, टग बोट्स। यू हैव आइस ब्रेकर्स, अंटार्कटिका के अंदर जाना है तो you have to use ice breaking ships to go and break the ice and go into the sea. So those kind of ships are there. There are ships that are going for exploration. जैसे कोई आपको पता नहीं 2-4 साल पहले आप there was this aircraft तो which got lost in the sea. MH3 Malaysian Airlines 311. Okay. तो कहीं मतलब कोलालमपुर से उड़ी, उसके बाद में कहाँ गया किसी को पता नहीं। अभी आप लोगों को कोई सुनने पड़े हुए उसके बारे में? यस सर, सुना था सर, न्यूज में बहुत था। बहुत आ रहा था ना। So it disappeared. Most people believe that it disappeared into the sea. So there are these oceanographic vessels, मतलब वो जो oceans के नीचे, sea के नीचे क्या है क्या नहीं है उसको ढूंढने के लिए, not for the plane but sea life क्या है उसका मतलब क्या क्या कैसे कैसे रहता है, वो सब अंडरस्टैंडिंग के लिए there are ships that are done used for explorations. So those ships are there, those ships are used for such checking also, अगर नीचे कोई प्लेन गिरी हुई है कि नहीं है। Okay. So
तो ऐसे स्पेशल पर्पस। सो मेनली हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस इधर रहता है, कंटेनर, बल्क एंड टैंकर के अंदर हमारा फोकस रहता है। ओके, ये सारे तो हाँ, these are also important. I'm not saying no, but as logistics, from a logistics standpoint, material movement standpoint, ये तीनों का importance होते हैं। तो ये कंटेनर क्या है? कंटेनर, I shown you a 40 feet container. You must have seen boxes like this. These are containers, but this is a poor example of a picture. I hate it. Container are different types. Okay, so you're seeing containers. You've seen these डब्बे ना रोड में देखे होंगे. If you have not seen it on the sea, on the port, you've seen containers like this. In movies, sir. हाँ जी, movies. So देखा है देखे हैं. GTA Vice City. ठीक है. So okay, I don't have that file open. कोई नहीं. तो ये कंटेनर जो है, this is a, there are standard sizes. There are 20 feet containers and 40 feet containers. इसमें क्या है कि the height and the width. Okay, ये अगर width ले लो, ये 8 feet ही रहता है. There is only 8 feet always. The height in a 40 feet container can be 8 feet or 9 feet. 9 feet बोला तो high cube हो जाता है, otherwise it is only 8 feet. तो mainly आपको ये याद रखना है कि 8 feet by 8 feet और 20 feet, ये 20 फुट का लंबाई होता है, 8 फुट का हाइट होता है, 8 फीट का चौड़ाई होता है इसका. So that is the basic structure of a container. अगर कोई कैपेसिटी बोले तो कितने कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, TEU बोलते हैं उसको, 20 इक्विवेलेंट यूनिट. अगर 40 फीट कंटेनर होता है तो 40 फीट कंटेनर इज इक्वल टू 2 20 फीट कंटेनर. सो कोई भी 40 फीट कंटेनर का रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है कि वो 22 TEU होता है. TEU, I had written it somewhere. हाँ, इसमें देख लो TEU है. Okay, 20 equivalent unit. Okay, I'll come to that. We'll talk about it in a minute. टाइम मिलता तो आज, नहीं तो कल बात करेंगे उसके बारे में. तो ये 20 फीट होता है, 40 फीट होता है. अगर हर टाइप में देखो, ड्राई कार्गो ले जाता है, रेफ्रिजरेटर कंटेनर ले जाता है, ओपन टॉप होता है, और इसमें तो फ्लैट ट्रक है. अगर ये देखो तो इसमें क्या है कि जैसे ओपन वैगन था, लेकिन इसमें क्या है कि पूरा ओपन बस बेस नहीं है, उसका एक फ्रेम भी है. क्योंकि क्या है कि जब रखते हैं इसको एक कंटेनर के ऊपर दूसरे कंटेनर रखते हैं तो उसके लिए तो सपोर्ट चाहिए. तो ओपन है, क्लोज्ड है, फ्लैट है, जो भी है उसके लिए रखने का तरीका होना चाहिए. दैट इज व्हाई यू हैव दीस फ्रेम्स. तो आपको ड्राई कार्गो, रेफ्रिजरेटर कंटेनर, इसमें क्या है कि आपको वो सिस्टम है जो इसको रीफर बोलते हैं. तो इसका टेम्परेचर सेट करके अपना कार्गो अगर वो प्रिजर्व करना है, सब्जियां हैं, जो कुछ भी है, उसको बेच सकते हैं कंटेनर के अंदर. वो चलता रहता है, रेफ्रिजरेटर चलता रहता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके जाता है वो. ओपन टॉप बोल दिया. गारमेंट कंटेनर्स क्या है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करते हैं, लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैपन बांग्लादेश से, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया. There are a lot of exports that are happening to the Europe and to the US for garments. तो garments को क्या है कि यहीं पे हैंगर में डाल देते हैं. And there are these containers which are specially designed and having externally वो ये ऐसे रहता है 20 by 20, 20 by 8 by 8. Same 20 feet container. External dimensions are all the same. Internally उसका जो भी requirement है garment hanging करने के लिए, उसके लिए रखते हैं. हाई क्यूब कंटेनर बस 40 फीट में होते हैं. 40 फीट में बस 5 मतलब 1 फुट हाइट ज्यादा रहता है. ओके, सो कंटेनर्स आर बिग स्टील डब्बास which are used for shipping material, which are loose होते हैं. जैसे गारमेंट था तो उसको अंदर रख के डब्बे में डाल के भेज देते हैं. These are all for rental. वो कंटेनर हायर करते हैं, वो कंटेनर आता है अपने फैक्ट्री में, उसके अंदर हम माल चढ़ा देते हैं, बंद करके लॉक करके सील कर देते हैं उसको, और वहां जाके सील खोल के उस साइड पे सेलर बायर के पास सील खोल के लॉक खोल के
मटेरियल निकाल के कंटेनर वापस चला जाता है, तो वो रेंटल करते हैं फॉर द टाइम ऑफ द ट्रांसशिपमेंट. So we will stop here today. We will continue with the type of ships and other things tomorrow. Okay. So all the best. Take care. And let's meet tomorrow. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir.